मैं धर्मराज शर्मा आरआरडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज नया टॉपिक लेकर के आए हैं, ब्लड। इसको हिंदी में रक्त कहते हैं। अब देखिए, इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा पार्ट होता है कार्पसल्स। सबसे पहले देखिए कार्पसल्स क्या है। कार्पसल्स पूरे ब्लड में 40% पाए जाते हैं और प्लाज्मा 60%। अब कार्पसल्स के 3 पार्ट होते हैं इसके, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब देखिए इसमें आरबीसी सबसे पहला पॉइंट आता है। आरबीसी पूरे ब्लड में आरबीसी सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 50 लाख। आरबीसी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसे कार्पसल्स कहा जाता है। इस आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पसल्स। रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रुधिर कणिकाएँ। ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होता है और लगभग 5 मिलियन या 50 लाख पार्टिकल्स इसमें होते हैं आरबीसी के। इसका एक टेक्निकल नाम भी होता है, एरिथ्रोसाइट। ये टेक्निकल नाम भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार इसको पूछा गया है। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड कार्पसल्स और इसका टेक्निकल नाम या एक तरह से बायोलॉजिकल नाम कह लीजिए, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। और इसका जो जीवन काल होता है 120 डेज होता है। उसी तरह से सेकंड पार्ट है इसका डब्ल्यूबीसी, फुल फॉर्म डब्ल्यू वाइट ब्लड कार्पसल्स, हिंदी में श्वेत रुधिर कणिकाएँ। अब इसका टेक्निकल नाम ल्यूकोसाइट। और इनकी जो संख्या होती है पूरे ब्लड में वो 10,000 होती है और इनका लाइफ स्पॉन 4 से 7 डेज, यानी 4 से 7 डेज तक ये पार्टिकल्स जिंदा रहते हैं। और रेड ब्लड कार्पसल्स में 120 डेज। और जो थर्ड पार्टिकल है वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जो टेक्निकल नाम या बायोलॉजिकल नाम है उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। और इनकी जो संख्या होती है वो 2 लाख और इनका जीवन काल होता है 7 डेज। ठीक है, तो ये तो रहे कार्पसल्स के पार्ट। ये तीनों पार्ट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब इनका काम क्या है, ये कैसे काम करते हैं। अब थोड़ा इधर भी देख लेते हैं। प्लाज्मा 60% पार्ट होता है प्लाज्मा का पूरे ब्लड में। ये 60% में कुछ प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन का बना हुआ पाया जाता है जिसे हम प्रोथ्रोम्बिन, और इसके बाद पाया हेपेरिन भी है इसी में, और फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन। 3 नाम याद रखना हमको, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन। ये जो तीनों है बहुत इम्पोर्टेंट काम करते हैं। तो इसको ब्लड क्लॉटिंग में और ठीक से समझाएंगे, अभी सिर्फ ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसलिए प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का काम होता है ब्लड का क्लॉटिंग करना। जैसे किसी का हाथ थोड़ा बहुत भी कट जाता है तो ब्लड आता है, उसके बाद ये कुछ देर बाद ये बंद हो जाते हैं। तो ये ब्लड क्लॉटिंग का काम प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन करते हैं। शरीर के अंदर ब्लड का क्लॉटिंग ना हो ये हेपेरिन देखता है। हेपेरिन की वजह से शरीर के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने पाता है क्योंकि ये ब्लड हमारे पूरे शरीर में घूमता रहता है। इसी को ही ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है या रक्त परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है। इसकी खोज विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, और इसका जो डिटेल है वो आपको ब्लड क्लॉटिंग में समझाया जाएगा। अभी सिर्फ हम लोग ब्लड के बारे में अभी जानते हैं। तो ब्लड किस टिश्यू का बना होता है, तो वो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इसे को हिंदी में संयोजी ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके बारे में। और अब देखिए ये जो आरबीसी है ये तो 120 डेज रहते हैं जिंदा, लेकिन ये 120 दिन के बाद कहाँ चले जाते हैं, तो ये स्प्लीन में चले जाते हैं।
हमारे शरीर में एक स्प्लीन पाया जाता है जिसको हम लोग ब्लड बैंक भी कहते हैं, ठीक है। और इसी ब्लड बैंक में ये जितने भी आरबीसी हैं, यानी ये डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, क्योंकि सबका जीवन काल होता है, लाइफ स्पान होता है, उतने दिन तक रहते हैं, उसके बाद ये स्प्लीन में चले जाते हैं। स्प्लीन में जाने के बाद वो वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। और फिर बनते कहाँ हैं? हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण बोन नैरो में होता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो डब्ल्यूबीसी है, यहाँ पे टेक्निकल नाम है इसका ल्यूकोसाइट, और 10,000 इनकी संख्या है और 7 डेज तक ये रहते हैं। अब इसमें 3 पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये थिम्फोसाइट होता है, जिसे हम लोग टी सेल भी कहते हैं, और ये एंटीबॉडी होता है, उसी में ये थिम्फोसाइट पाया जाता है। थिम्फोसाइट का काम ये होता है, अब जैसे कोई भी वायरस हमारे शरीर में आता है तो थिम्फोसाइट ही उसको मार देता है, और मोनोसाइट क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी उसको ले लेता है। जो वायरस मर जाते हैं, ये मोनोसाइट उसे एब्जॉर्ब करता है। इसी को टी सेल भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं थिम्फोसाइट का जो आकार होता है वो टी के जैसा होता है, इसीलिए इसको थिम्फोसाइट कहा गया है। अब जैसे एड्स, अभी एड्स का कोई भी वैक्सीन या दवा नहीं आया है, तो एड्स का जो वायरस है, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये थिम्फोसाइट को ही मार देता है, इसलिए पूरा शरीर बेकार हो जाता है। हमारे शरीर की डब्ल्यूबीसी एकदम कमज़ोर हो जाता है और अंदर से लड़ने की शक्ति को ख़त्म कर देता है। कोई भी वायरस, जैसे कोरोना वायरस भी इस समय चल रहा है, तो वो भी थिम्फोसाइट ही उसको मारता है, लेकिन सबको नहीं मार पाता है, कोई कोई लोग इससे ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। ये बेसिक होता है, एसिडिक नहीं होता है, ये बेसिक होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ का पीएच वैल्यू 7 से अधिक होने पर बेस हो जाता है और 7 से कम होने पर एसिड हो जाता है। मेल में जो ब्लड होता है वो 5.5 लीटर, लगभग 5.5 लीटर होता है। फीमेल में 5 लीटर, फीमेल में मेल की अपेक्षा आधा लीटर कम होता है, ठीक है। अब देखिए, स्प्लीन, स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा कहते हैं, इसका हिंदी नाम होता है प्लीहा, और इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन, ठीक है। प्लीहा है। इसी को ब्लड बैंक भी कहते हैं और इसी को कब्र भी कहते हैं, क्योंकि जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का एक जीवन काल होता है, उतने दिन के बाद ये स्प्लीन में ही आकर के ख़त्म हो जाते हैं, इसीलिए इसको ग्रेवयार्ड या इसी को कब्र भी कहते हैं। ये कई क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे शरीर में कब्र कौन सा वर्ड है इसमें इस्तेमाल होता है, कब्र के लिए कौन सा आर्गन काम करता है, तो उसके लिए स्प्लीन होता है, क्योंकि जो सेल ख़त्म हो जाते हैं, कार्पसेल्स, जीवन काल अपना पूरा करने के बाद वो स्प्लीन में ही आकर के ख़त्म हो जाते हैं। और ब्लड बैंक भी इसी को कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है हमारे शरीर में ब्लड बैंक किसको कहते हैं, तो वो स्प्लीन को ही कहा जाता है। अब आते हैं वर्किंग ऑफ ब्लड पर। ये ब्लड क्या क्या काम करता है, तो सबसे पहले ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है। हमारे शरीर गर्म रहता है ये ब्लड की वजह से, क्योंकि ब्लड हमारे शरीर में हमेशा चलता रहता है। हार्ट से आता है 120 की स्पीड से, फिर ब्लड जाता भी है वापस हार्ट के पास, वो 80 की स्पीड से जाता है, यानी इसी को कहा जाता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। 120/180 नॉर्मल मनुष्य या नॉर्मल इंसान का जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है। वो 120 की स्पीड से आता है और ये जाता है। इसका और भी डिटेल है, इसको हार्ट स्ट्रक्चर में बताएंगे, अभी सिर्फ ब्लड के बारे में जानते हैं।
तो इस तरह से हमारा शरीर गर्म रहता है, क्योंकि ब्लड हमारे पूरे शरीर में दौड़ता रहता है। इसकी स्पीड आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। अब उसके बाद आता है, ये ब्लड अकेले तो जाता नहीं है, उसके साथ कुछ न्यूट्रिएंट यानी कुछ पोषक पदार्थ जैसे विटामिन, मिनरल, ये सारी चीज़ें ब्लड में ही जाता है और ये पूरे शरीर को लेकर के घुमाता है और पूरे शरीर में हमको एनर्जी मिलता है। दूसरा काम ये करता है कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी परिवहन करता है, क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरे शरीर में लेकर के जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप पढ़े होंगे कि हम लोग सांस जब अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन लंग्स में आता है और लंग्स में ये ब्लड मिल जाता है और फिर ये हार्ट में चला जाता है, फिर ये हार्ट पूरे शरीर को सप्लाई कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का, ऑक्सीजन लेकर के आता है फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के जाता है। तो हमारे ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है, वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अब इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि जो हीमोग्लोबिन है एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये दोनों मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेते हैं। अब ये क्या चीज़ है, अब जैसे हम लोग सांस को जब अंदर लेते हैं, हवा अंदर जाता है तो उसमें ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन कभी कभी हम लोग किसी बाहर या सड़क पर रहते हैं तो बाइक या मोटर्स के जो धुएं निकलते हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। जो हम लोग सांस लेते हैं तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को न लेकर के कार्बन मोनोऑक्साइड को लेने लगता है। ठीक है, और ये जो हीमोग्लोबिन है ये मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जिससे हम लोग का दम घुटने लगता है और सांस लेने में परेशानी होने लगता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड पसंद है। अगर उसको ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए तो ऑक्सीजन को नहीं लेगा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड को ही लेना शुरू कर देता है। इसलिए हम लोग ज़्यादा देर तक धुएं में नहीं रह सकते और रहते भी हैं तो दम घुटने लगता है और सांस लेने में परेशानी होने लगता है। इसी को अब आते हैं आगे स्ट्रक्चर में देखते हैं। अब ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें बाकी ये जो और भी इसमें है जैसे ब्लड क्लॉटिंग, इसका जो डिटेल है इसको ब्लड क्लॉटिंग में और बता दिया जाएगा। ठीक है, और इसका नोट्स आप बना लीजिएगा, जिस तरह से बोल रहे हैं उस हिसाब से एक नोट तैयार कीजिएगा। ये समझाने के लिए एक स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और इसका नाम भी याद रखना है, इसके लिए आप नोट बनाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अगली वीडियो जल्द ही मिलेगी ब्लड क्लॉटिंग के बारे में।